नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत शर्मा हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है सर। सर, प्रियंका गांधी की फाइनली एंट्री हो गई बिहार के विधानसभा चुनाव में, चुनाव प्रचार अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। एक बड़ी खबर थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि बेगूसराय में एक सर्वे हुआ और बेगूसराय के उस सर्वे में 10,000 रुपए जिन महिलाओं को मिले, उन महिलाओं का झुकाव नीतीश कुमार की तरफ था। लेकिन बाकी यूथ और जो पुरुष वर्ग है उनका झुकाव महागठबंधन की तरफ था। अब उसी को बैलेंस करने के लिए प्रियंका गांधी को बेगूसराय भेजा गया। खराब मौसम में भी प्रियंका गांधी पहुंची और पहुंचते ही जो धुआंधार उन्होंने जो बातचीत कही, उसने वो सीधे तौर पर एक कनेक्ट करने का काम किया। मैं सुनवाता हूं एक बहुत छोटा सा अंश कि प्रियंका ने कैसे एनडीए के ऊपर सीधा हमला बोला और क्या कुछ कहा। उसको सुनवा के मैं सवाल पर आता हूं आपके पास। सुनवाइए जरा जल्दी से। कोई डबल इंजन नहीं है, एक सिंगल इंजन है इनका और दिल्ली से चलता है। आपकी कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन आपके सीएम की भी कोई सुनवाई नहीं है। नीतीश कुमार जी का कोई आदर नहीं है, उनकी भी सुनवाई नहीं है। आज ये परिस्थिति है बिहार की कि सब कुछ केंद्र से चल रहा है। यहां पे आपके प्रदेश में कौड़ियों के दाम पर जमीन बांटी जा रही है बड़े बड़े उद्योगपतियों को। आपको क्या मिल रहा है? आज आपकी जो परिस्थिति है वो ऐसी है कि अगर आप जागोगे नहीं, अगर आप अपनी किस्मत को, अपने भविष्य को अपने हाथों में नहीं लोगे, तो कुछ नहीं बदलने वाला। कुछ नहीं बदलने वाला। बड़े बड़े नेता आएंगे, वादे करेंगे, भविष्य की बात करेंगे, अतीत की बात करेंगे, आपके वर्तमान की बात नहीं करेंगे। और मैं आपसे ये कहने आई हूं कि ये जो वर्तमान है ना, ये जो आपका आज है, ये आप जी रहे हो। कि सुबह उठ के जब घबराहट होती है कि फिर से रोजगार ढूंढने निकलना है या वापस चले जाना है किसी दूर शहर में। सर, ये क्या कह गई प्रियंका गांधी? 1 मिनट में पूरे एनडीए के चुनाव प्रचार के अभियान की हवा निकाल दी उन्होंने। सारी बातें, और सबसे जो अहम बात उन्होंने ये कही कि बिहार के लोगों को तो छोड़ दीजिए, बिहार के मुख्यमंत्री की सुनवाई नहीं है। कितनी बड़ी बात कह करके गई है प्रियंका गांधी बेगूसराय की धरती से। और साथ में महिलाओं के लिए ये कितना जरूरी होगा इसको समझना विस्तार पूर्वक कि क्या अगर नीतीश कुमार की सुनवाई नहीं हो रही है तो ये 10,000 रुपए लेके हम करेंगे क्या? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक जो इंटरनल सर्वे था उसकी जो रिपोर्ट आ रही थी उसमें ये बात निकल के आ रही थी जो 10,000 रुपए महिलाओं को दी गई है आखिरी वक्त पर, कुछ चुनाव से 3-4 दिन पहले और कुछ चुनाव की घोषणा वाले दिन। और वो अमाउंट अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के 1205 करोड़ है, जैसा प्रधानमंत्री ने भी बताया और अमित शाह ने भी बताया। हकीकत क्या है कि जो जितनी गरीब महिलाएं होंगी, जितने गरीब वर्ग होंगे, और उनको डायरेक्ट रिश्वत दी जाएगी इस रूप में कि कार्यक्रम, उधर चुनाव कार्यक्रम घोषित हो रहा है, उससे आधा घंटा पहले या घंटा पहले उनके खातों में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये सीधे सीधे रेवड़ी नहीं थी, ये रिश्वत थी। और ये नया इजाद किया है प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर के। तो सही है, इसी कारण से प्रियंका को लास्ट मोमेंट में वहां पर भेजा गया, इसमें कोई शक नहीं। आज दूसरी जो जनसभा उन्होंने की वो जनसभा थी जहां पे प्रधानमंत्री चंद दिन पहले गए थे, अगर आपको ध्यान हो तो। और बारिश के मौसम में जिस तरीके का मोबिलाइजेशन था और जिस तरीके से बीजेपी और जेडीयू की सारी फॉल्ट लाइंस को उन्होंने एक्सपोज किया कि आप सिंगल इंजन की बात और डबल इंजन की बात करते हैं, सीधे सीधे रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है नीतीश कुमार की, और आपकी नहीं, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं है। अगर हकीकत में देखेंगे ना तो ये उनकी शराफत है कि उन्होंने पूरी बात नहीं बताई, आधी बात बताई। आधी बात ये बता दी कि नीतीश कुमार को भी रिमोट से चला रहे हैं। हकीकत यह है सरकार को नहीं राम प्रकाश जी, उनकी पार्टी को भी दिल्ली चला रही है। जिस तरीके से जो उसके जेडीयू के फैसले हो रहे हैं, जिस तरीके से सरकार के फैसले हो रहे हैं, उसमें सारे का सारा बीजेपी का जो था ना स्लीपर सेल ओपन, उसको सारे को प्लांट करके, और बिल्कुल जेडीयू तो आज की तारीख में कुछ बचा ही नहीं। केवल और केवल एक मोहरे के तौर पर जो वो कह रहे थे ना 3 दिन पहले कि नीतीश कुमार में तो अब कुछ बचा नहीं, वो हकीकत है। आप देखिए, कल वो जो आपका घोषणा पत्र था उसमें नीतीश कुमार आए, 20 साल का मुख्यमंत्री, 18-19 साल का मुख्यमंत्री, और उसको एक शब्द नहीं बोलने दिया गया। क्या आपको क्या लगता है नीतीश कुमार को कैसा महसूस हुआ होगा जब भी वो अपने होशोहवास में होंगे? उनको क्या लगा होगा? और उससे ही काम नहीं चला।
आज मजबूरी देखिए, एक सर्विंग मुख्यमंत्री जो पूरे प्रदेश में कहने को प्रचार कर रहा है। अगर आज सुबह का आप जेडीयू का ट्विटर हैंडल देखेंगे तो नीतीश कुमार ने 3 मिनट 52 सेकंड का एक वीडियो जारी किया। ठीक, तो मतलब समझिए क्या है कि 18 साल का मुख्यमंत्री मंचों पर लोगों को अपनी सरकार की कथित उपलब्धियां नहीं बता पा रहा है, किन्हीं भी कारणों से। वो किसी का दबाव होगा, किसी का रिमोट होगा, वो जो भी स्थिति होगी। और हालत ये होगी कि मुख्यमंत्री जो एक्टिवली प्रचार कर रहा है उसको वीडियो बनाने की क्या जरूरत है? राम प्रकाश जी, कभी देखा आपने? और वो भी कैंपेन के दौरान। ये वीडियो आप जिस दिन कैंपेन समाप्त होता है ना 5 बजे, उस दिन तो आप इसको बना के चला सकते थे कि भाई जो लोग रह गए उसको देख लो। कैंपेन के बीच में सर्विंग मुख्यमंत्री का इस तरह का वीडियो कुछ कह रहा है। वो कह ये रहा है कि नीतीश कुमार जी के हाथ से बाजी ना केवल पार्टी की निकल चुकी है बल्कि चुनाव की भी निकल चुकी है, और वो किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, मजबूर है, अभिशप्त है। और प्रियंका ने बिल्कुल ठीक पकड़ा कि दिल्ली से सब कुछ है, सिंगल इंजन है, और वो नीतीश कुमार केवल चेहरा है। एक जो मुखौटा कहा था ना, एक बात याद होगा आपको, वाजपेयी जी के बारे में मुखौटा शब्द प्रयोग किया था, वो बहुत नाराज भी हो गए थे। तो आज नीतीश कुमार की हालत बिल्कुल वही होगी। नीतीश कुमार इज नॉट हिज नेचुरल सेल्फ। जो जिस नीतीश कुमार को आप जानते थे कुछ साल पहले, जो लड़ाके भी थे, जो बातों पर अड़ते थे, जो विचारधारा की बात करते थे, आज वो सब कुछ भूल चुके हैं। कभी मोदी जी के पैरों की तरफ दौड़ने लगते हैं, कभी किसी को माला पहनाने दौड़ पड़ते हैं, कभी कुछ मोदी जी को भावी मुख्यमंत्री बता देते हैं, कुछ भी इस तरह की चीजें। जो परिवारवादी सीट है उस पर खड़े होकर के आपने कल देखा होगा कि परिवारवादी सीट पर परिवारवाद के खिलाफ बोल रहे थे। उनकी पार्टी खुद का कैंडिडेट परिवारवाद का ही परिणाम था, तो उन्हीं की सभा में लोग उन्हीं पे हंस रहे थे। तो नीतीश कुमार एकदम बिल्कुल निरीह प्राणी के तौर पर, राम प्रकाश जी, जिस तरीके से कैंपेनिंग करने को अभिशप्त नहीं है, जिस तरीके से पिछले 6 महीने में उनकी सरकार चली है, जिस तरीके से 6 महीने में उनकी पार्टी चली है, ये मैं और आप नहीं कह रहे, ये पूरा बिहार जान रहा है। और इसी सब को देखते हुए जब सारी रिपोर्ट्स एडवर्स आई, उसके बाद एसआईआर का फैसला लिया गया। और आज प्रियंका गांधी ने जितनी फॉल्ट लाइंस थी बीजेपी और जेडीयू की, सबको उधेड़ के रख दिया कि किस तरीके से अडानी को हजारों एकड़ जमीन 1 रुपया के लीज पर दे दी गई। उन्होंने कहा बिल्कुल साफ साफ कि क्रोनी कैपिटलिज्म जिस तरीके से चल रहा है बिहार के अंदर, और तमाम बातें उन्होंने कही। बेसिकली क्या था कि जिन चीजों को ये छुपाना चाह रहे हैं जेडीयू और वो, उन सारी चीजों को उन्होंने एक्सपोज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये नेहरू जी और इंदिरा गांधी की तो आलोचना करते हैं, लेकिन बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा नहीं उठाते, जो इनकी सत्ता का परिणाम, जो जिसको वो नहीं करना चाह रहे। और जब एयरपोर्ट पे उनसे पूछा गया कि क्या ये रोजगार वाली जो बात है जो उन्होंने की है, जो 1 करोड़ रोजगार देंगे, तो उन्होंने कहा कि पहले क्यों नहीं की। और जब ये पूछा गया कि क्या महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो आपको पता बड़ी हाजिर जवाब है। तो उन्होंने 2 शब्द कहे, क्यों नहीं। तो कॉन्फिडेंस के साथ आई है पूरी। और आज जिस तरीके से उन्होंने बताया कि 65 लाख वोट ऐसे ही नहीं काट दिए गए एसआईआर के जरिए, इसके पीछे एक मंशा है। और अगर डिटेल की उनकी बात करेंगे तो एक मैंने और वीडियो भेजा, अगर समय हो तो दिखाइएगा उसको भी। उन्होंने साफ कहा कि इन्होंने जितना भरमाने की कोशिश लोगों को कर सकते थे, कभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी पलायन के नाम पर, कभी आपका घुसपैठियों के नाम पर, जब वो सारे नाकाम हो गए, जब नैरेटिव को ये नहीं पलट पाए, उसके बाद एसआईआर का फैसला किया गया। ये एक्चुअल बात है जिसको बहुत सारे नेता नहीं कहते। राहुल गांधी वोट चोरी का जिक्र जरूर करते हैं, लेकिन प्रियंका ने वो वोट चोरी का भी पूरा कंसेप्ट सामने लाया। हो सके तो उस वीडियो को दिखाइएगा, मैंने भेजा है आपको। तो कुल मिलाकर के राम प्रकाश जी, आज जो था ना, उन्होंने पूरे बिहार को, गठबंधन को, जो एनडीए गठबंधन है, उनको आईना दिखाने का काम किया है कि ये तुम्हारे फेलियर्स हैं और बेहतर ये रहेगा कि आप इनका जवाब दो लोगों को। क्या कहा उन्होंने कहा कि एनडीए शासन में निजीकरण का बोलबाला है चारों तरफ, और उसमें प्रधान ये कि जनता जो है ना, उसमें विवेक बहुत है। जनता समझने लग गई है कि ये क्या हो रहा है इसके साथ। ये जो नौजवान है ना, ये समझने लग गए हैं कि ये सारी बातें जो है सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। कोई इनकी रोजगार की बात नहीं कर रहा है, कोई शिक्षा की बात नहीं कर रहा है, कोई महंगाई घटाने की बात नहीं कर रहा है, कोई उद्योग लगवाने की बात नहीं कर रहा है, सब ध्यान भटका रहे हैं। अब जब जनता जागरूक हो जाती है तो ऐसे नेता जो है ना, जो अपने ही महलों को बनाने में पड़े रहते हैं, जो अपने ही चेहरों को चमकाने में पड़े रहते हैं, ये घबराने लगते हैं। इसीलिए वोट की चोरी कर रहे हैं। ये वोट की चोरी कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इस देश की जनता जाग चुकी है। अब ये सब कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जो नौजवान यहाँ खड़े हैं, शिक्षित हो कि नहीं हो, बताओ कितनों की कितने नहीं शिक्षित।
शिक्षित हो लेकिन बेरोजगार हो, और जब नियुक्तियों की बारी आती है, टाइम आता है कि इम्तिहान दोगे नौकरी के लिए, तो क्या होता है? पेपर लीक होता है, घोटाला होता है, वहां भी चोरी होती है। हर जगह घूस है, हर जगह चोरी है, हर जगह भ्रष्टाचार है। जहां देखो एक सड़क नहीं बनती है बगैर भ्रष्टाचार के, एक पुल नहीं बनता है, एक खंबा नहीं लगेगा बिजली का बगैर भ्रष्टाचार के। क्या मतलब है इसका? जी। तो ये जो कुछ इन्होंने कहा राम प्रकाश जी, ये सारे का सारा वो चीज है जिसको मोदी जी और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, और मुद्दों पे नहीं आने दे रहे। मुद्दों पे क्या है कि जवान जो उनको रोजगार क्यों नहीं मिला है, बिहार में भुखमरी क्यों है, बिहार में गरीबी क्यों है, बिहार में शिक्षा क्यों नहीं है, बिहार में अस्पताल क्यों नहीं है। 20 साल के शासन के बाद भी आज बिहार कहां खड़ा है और क्यों खड़ा है, इसके सीधे सवाल जब तक आप नहीं मांगोगे तब तक यही स्थिति लगातार चलती रहेगी और कोई सरकार आती रहेगी। इन्होंने उस चीज को अलग कर दिया, उसको पूरे को। बेसिकली क्या चीज है, जो मौजूदा शासन है उसने नैरेटिव ऐसा बना दिया है कि कुछ भी लोगों को समझ में ना आए, और महिलाओं को खासतौर पे जो उन्होंने मॉडल अपनाया था ना मध्य प्रदेश में और वो महाराष्ट्र में, कि 10-10 हजार रुपए की रिश्वत वहां लाडली बहना योजना के नाम पर की थी, यहाँ महिलाओं को उद्यमी बनाने के नाम पर है। उसकी हकीकत कुछ भी नहीं है। वो केवल केवल एक चुनावी मौका प्रस्ती है कि एक बार रिश्वत दीजिए, उसके बाद उनकी वोट हथियाइए, और उसके बाद 5 साल आपने जो लूट मचानी है, डकैती मचानी है, जो करना है कीजिए। उस सारे नैरेटिव को तोड़ने के लिए प्रियंका गांधी आज गई थी। उन्होंने बड़े स्तर पर इस बात देखिएगा, प्रधानमंत्री भी गए थे, और आज जब प्रियंका गई तो मौसम खराब था, उसके बावजूद भी कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं थी और कैसी रिस्पॉन्सिव क्राउड थी। चुनाव का क्या होगा ये मैं और आप नहीं कह सकते, लेकिन जो इनका नैरेटिव है, चाहे प्रियंका का हो, चाहे राहुल का हो, चाहे महागठबंधन के लीडर्स का जनरली हो, वो कहीं ना कहीं जेल कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसी बात से घबराए हुए हैं, चाहे वो मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे नीतीश कुमार। सर, प्रियंका गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं उसमें चाहे वे उद्यमियों से लेके उद्योग तक सब, लेकिन जो अभी हमने सुनवाया, जो कह रही थी प्रियंका गांधी कि भाई चेहरे चमकाने के लिए नेता आएंगे, वहां तक ठीक है। वोट चोरी का मुद्दा इधर पीछे कुछ साइडलाइन हो गया था। तेजस्वी भी बिल्कुल मुद्दों पर फोकस थे, राहुल गांधी भी जब आए थे तो बहुत वोट चोरी की बात नहीं कर रहे थे, जमीन का मुद्दा उन्होंने भी उठाया था। ऐसे में वोट चोरी का मुद्दा एक बार फिर से प्रियंका गांधी ने उठा करके एनडीए के लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी की है, या फिर इसको बस यूं ही चलता हुआ मान लिया जाए? नहीं राम प्रकाश, देखिए हर एक समय का ना एक चीज होती है, वोट चोरी के मुद्दे को लगातार ये लोग लेके जा चुके हैं। उसके दो ही चीज थे, या तो बेसिकली क्या था कि ये जो महागठबंधन इस चुनाव का बहिष्कार करता एसआईआर की गड़बड़ियों को लेकर, वो तो किया नहीं। उसके बाद जब आप उस पर रोने का कोई फायदा नहीं, उसको लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं है। वोट चोरी मुख्य मुद्दा नहीं हो सकता। फाइनली जब आपने चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया ना, तो उसमें वोट चोरी के नाम पर आप चुनाव में नहीं जा सकते। फिर वो कहेंगे आप चुनाव लड़े क्यों रहे हो। तो महागठबंधन ने एक फैसला किया कि हम चुनाव लड़ेंगे। वैसी सूरत में वोट चोरी एक तड़का तो हो सकता है, लेकिन मुख्य सब्जी नहीं हो सकती। मुख्य सब्जी वही होगी जो लोगों को पसंद है, यानी कि लोगों के मुद्दे, चाहे वो बेरोजगारी का है, चाहे महंगाई का है, चाहे वो पलायन का है, जो चाहे बिहार की गरीबी का है, ओवरऑल उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे लगातार पूरा परफॉर्मेंस है। वो जो सारी चीजें ना राम प्रकाश जी, अल्टीमेटली आना उस पर पड़ेगा आपको। और वोट चोरी उसमें केवल एक तड़के के रूप में है, ताकि अपने कैडर्स मोबिलाइज हों, और वो मोबिलाइजेशन कहीं ना कहीं बूथ पे रिफ्लेक्ट हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वोट करके आ सके। अगर आप केवल वोट चोरी के उस पर जाएंगे तो फिर लोग ये भी कह सकते हैं, और ये एजेंडा फैलाने की कोशिश की गई थी अगर आपको ध्यान हो तो, कि मोदी जी का जो पूरा इकोसिस्टम, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहाँ है। पहले तो बड़ी वोट चोरी चोरी चिल्लाते थे। ये किसने कहा था? ये अमित शाह ने कहा था। वो क्यों? क्योंकि वो जो एसआईआर के नाम पे डकैती हुई है वोटों की, उसको लेजिटिमाइज करना चाह रहे थे कि राहुल गांधी अब नहीं बोल रहे। राहुल गांधी की हर सभा के अंदर वोट चोरी का जिक्र होता है, लेकिन आखिर में होता है। और वो क्या कहते हैं कि वोट चोरी के जरिए इन्होंने महाराष्ट्र में और हरियाणा में सरकार बनाई थी, और बिहार में भी ये कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा और बड़ी संख्या में वोट डालिएगा। ये मुद्दा अब इतना ही है, जब आपने चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया तो केवल ये बात समझने की। इसको आप ओपनिंग में नहीं ले सकते। ये लोगों को केवल चेतावनी देने की बात है, ये उनको मोबिलाइज करने की बात है, ये उनको एकजुट करने की बात है कि अगर आप घरों में बैठ गए तो सत्ता को ये लोग हथिया ले जाएंगे, क्योंकि खेल ये एसआईआर में कर चुके हैं। और जैसा हमने बार बार कहा, जो एनडीए का पूरा खेल है वो टिका ही एसआईआर के ऊपर हुआ है, टिकाई विभाजन की राजनीति पे हुआ है, टिकाई घुसपैठियों के ऊपर हुआ है। मुद्दों पे नहीं आने देंगे वो चुनाव।
अगर मुद्दों पे चुनाव आया होता तो कल जब एनडीए का गठबंधन घोषणा पत्र जारी कर रहे थे तो क्यों भाग गए थे नीतीश कुमार, क्यों भागे थे पासवान, क्यों भागे थे मांझी, क्यों भागे थे नड्डा? सोचिएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है 2-4 सवाल तो ले लेते, ना का सिर तो फोड़ देते कम से कम। जो आप पूरी प्री प्लान्ड करते हो स्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस, कम से कम वही कर लेते। केवल एक फोटो खिंचा के चंद सेकंडों में छोड़ के भाग जाना, इसका मतलब तो समझिए बिटवीन द लाइंस, मतलब बड़ा साफ है कि कहने के लिए कुछ है नहीं। नीतीश कुमार को मोहरा बना करके चुनाव जीतना चाहते हैं और चुनाव खत्म होते ही उनको शिंदे बनाना चाहते हैं। इसमें तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहा। जिस तरीके से नीतीश, पिछली जो जनसभा थी प्रधानमंत्री की, सोच करके देखिए, उसमें मुख्यमंत्री नहीं गए थे नीतीश कुमार। जिस व्यक्ति के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे हैं और वो प्रधानमंत्री उनके सहयोगी और वो चुनाव में ना जाए, इसका मतलब नहीं समझ रहे क्या है कि नीतीश को भी अब समझ में आने लगा है, लेकिन देर से समझ में आया जब उनकी सब कुछ लुट चुका है। पार्टी हो, सरकार हो, नैरेटिव हो, जो कुछ भी हो, भाजपा का एक सूत्रीय एजेंडा है, महाराष्ट्र रिपीट किया जाए और 90% से ऊपर स्ट्राइक रेट इंश्योर किया जाए, जो कथित एसआईआर उन्होंने कराई है और जो वोट चोरी के नाम पर जो उन्होंने खेल किया लोगों के बड़े पैमाने पर वोट काटने का, वो आपको रिजल्ट में दिखाई देगा अगर वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा तो। सर एक और चीज हुई, बीजेपी लीडर जो सबसे बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं नरेंद्र मोदी जी, जब वो हो या अमित शाह हो, बिहार की धरती पर जो भी उनका चुनाव प्रचार का अभियान है, उस पूरे अभियान पर प्रियंका गांधी ने तंज किया। वो कह रही कि भाई या तो आप 20 साल पीछे की बात बताएंगे या 20-25 साल 30 साल आगे की बात बताएंगे, 2050 की बात करेंगे आपकी, हम ये भारत बना देंगे, वर्तमान की बात नहीं कर रहे। साथ में प्रियंका ने यह भी कहा कि अगर मैं बीते हुए काल की बात करने लगूं, भूत इतिहास की बात करने लगूं, तो इन सबकी बोलती बंद हो जाएगी। कुछ चीजें गिनवा भी दिया उन्होंने कि भाई विकास कांग्रेस लेकर के आई, कारखाने कांग्रेस लगवाए, आईआईटी आईआईएम एम्स सब जवाहरलाल नेहरू जी ने बनवाए, ये कुछ चीजें उन्होंने गिनवा भी दी। इसके साथ साथ जो चेहरा चमकाने वाली बात थी वो सवाल अपनी जगह पे है, अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई लड़ने की बात अपनी जगह पे है, देश की आजादी की बात ये सारी चीजें हैं। ऐसे में पूरे चुनाव प्रचार के अभियान में के बीच में अगर हम देखें, बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं आज हम, क्या एक बार फिर से प्रियंका गांधी ने मोदी शाह की दुखती रग पर हाथ रखा है, दुखती नस दबाई है? इसमें कोई शक कहां है। जिन जिन चीजों को वो छुपाना चाह रहे हैं उनको सिलसिलेवार उन्होंने ना केवल लोगों के सामने एक्सपोज किया, बल्कि उनकी सारी फाल्ट लाइंस को उधेड़ के रख दिया। इसको दुखती नब्ज को दबाने से आगे की चीज है। एक और चीज है सर कि प्रियंका गांधी का जो भाषण है वो राहुल गांधी से ज्यादा आक्रामक होता है और ज्यादा जो है हाँ, ना केवल आक्रामक होता है, बिल्कुल बिल्कुल उनका जो कनेक्ट है वो भी इंस्टेंट है पहले शब्द से, और खासतौर पे महिलाओं के साथ। उनको क्यों उतारा गया, एक चक्कर पहले भी मार के गई थी कुछ दिन पहले, अगर आपको याद हो तो, आज सेकंड राउंड में आई है। तो बेसिकली क्या है कि जो महिलाओं के ऊपर जो 10,000 रुपए दे करके जो 1205 करोड़ का बार बार जिक्र करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे अमित शाह हो, वो नड्डा ने भी कहा 1205 करोड़ रुपए हमने दे दिए। कोई एहसान क्या अपने घर से ला के दिए क्या? लोगों का पैसा है। और मेरा तो सवाल ये कि अगर आपके पास इतना पैसा था तो ये 20 साल पहले देते। आज तो 10,000 रुपए में कौन सा उद्यम शुरू होता है, बता दीजिए आप जरा एक बार। जो एक बात मैं और आप हमेशा से एक बात कहते हैं कि भाई बीजेपी की एक खासियत है कि वो हमेशा अतीत की बात करेंगे, अतीत जीवी है वो, ठीक। अंग्रेजों का नाम नहीं लेंगे, वो नेहरू को वो करेंगे, टारगेट करेंगे, तो पटेल को सेलिब्रेट करेंगे, मुगलों को गाड़ियां देंगे, अंग्रेजों के बारे में कभी नहीं बोलेंगे, अपने वर्तमान के बारे में कभी नहीं बोलेंगे, और भविष्य का पोस्ट डेटेड चेक देंगे, और कई बार तो अनडेटेड चेक देंगे। महिला आरक्षण का एक आपको याद है कानून पास हो गया संसद में, मोदी जी बता सकते हो कब लागू होगा? कोई बता सकता है? आपने दुनिया के इतिहास में, संसदीय इतिहास में कोई एक कानून बताइए जिसके लागू होने की तारीख ना हो। पास कर दिए, कर लीजिए, क्या करेंगे आप? तो देश विश्व गुरु बनने जा रहा है 2047 के अंदर। उस विश्व गुरु होने के पैरामीटर्स क्या है, किसी को पता है? मोदी जी को पता है। 2013 में क्या कह रहे थे, देश में 100 स्मार्ट सिटी बताएंगे, बनाएंगे। एक स्मार्ट सिटी बन गया क्या? 11.5 साल हो गए, बता दें उसका नाम। और स्मार्ट सिटी की अवधारणा आपकी क्या थी, जरा वो भी लोगों को बता दें। और उस पर पैसे कितने बर्बाद कर दिए पानी में बहा के, वो भी जरा बता दें। एक स्मार्ट सिटी का नाम तो बता दें। 11.5 साल तो हो गए, 11.5 साल में तो 100 स्मार्ट सिटी नए बसा सकते थे आप। नए कह रहा हूं मैं, बिल्कुल नए, फ्रॉम स्क्रैच। इन्होंने बसे बसायों को भी जो किया सारा देश जानता है। तो प्रियंका गांधी कुछ भी नया नहीं बता रही है, वो केवल लोगों को याद दिला रही है कि अतीत जीवी है, भविष्य जीवी है।
आप पिछले जो 20 साल से सत्ता में है उसका हिसाब कौन देगा? आज अगर बिहार के लोगों की दुर्दशा है, आज पूरे बिहार की दुर्दशा है, उसका जिम्मेदार कौन है? कल रिपोर्ट कार्ड आपने क्यों नहीं पेश किया? 20 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते, और अगर वो नहीं था तो माफी मांगते बिहार के लोगों से, माफी पत्र जारी करना चाहिए, और उसके बाद घोषणा पत्र या संकल्प पत्र आप जो भी नाम लिख के आए हैं वो कीजिए, कोई समस्या नहीं। वो कुछ भी नहीं किया, फोटो खिंचवाया, निकल लिए, सम्राट चौधरी को छोड़ गए। सम्राट चौधरी को अपना पता है कि उनका क्या होगा अगले चुनाव में, पार्टी का क्या बताएंगे? तो ये बेसिकली क्या है, इनको पता है, इनको मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ना, इनको घोषणा पत्र पे भी चुनाव नहीं लड़ना, इनको भरोसा है अपने वोट मैनिपुलेशन के खेल पर पूरे का पूरा। इनको घुसपैठियों के ऊपर भरोसा है, इनको विभाजन के ऊपर भरोसा है, इनको हिंदू मुस्लिम पे भरोसा है, इनको पोस्ट डेटेड चेक्स पे भरोसा है। वर्तमान में बात ना करो तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी सवाल का जवाब नहीं देते ये लोग। भाई नड्डा किस लिए आए थे? फोटो खिंचवाने के लिए? क्या मतलब था? ना आते। कांग्रेस से पूछने के राहुल गांधी कहां थे घोषणा पत्र में? कभी राहुल गांधी को किसी राज्य के घोषणा पत्र करते हुए, जारी करते हुए देखा आपने? कभी अमित शाह को देखा हो? कभी मोदी जी को देखा हो? आरआईटी सेल क्या करती, राहुल गांधी कहां है? भाई तुम्हारा क्या मतलब है? तुम अपना देख लो ना। जो महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा पत्र में हर नेता जो है महागठबंधन के घटक दलों का, सबने बात की, चाहे 2-2 मिनट की, अपनी अपनी बात रखी। यहां पर एक भी नेता नहीं बोला, पासवान नहीं बोले, मांझी नहीं बोले, नड्डा नहीं बोले, खुद नीतीश कुमार नहीं बोले। उस घोषणा पत्र को क्या मानेंगे आप? क्या वो एक कागजी औपचारिकता नहीं थी, या उससे आगे कुछ है? इससे क्या साफ नहीं होता कि इनको मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ना? ना पिछला 20 साल का बता रहे हैं, ना अगला। भाई अपने मुंह से बताएगा नीतीश कुमार, क्या वो पढ़ नहीं सकते? इनको डर था कि नीतीश कुमार की लीडरशिप का मुद्दा उठेगा और फिर ये सारे बगले जाकेंगे। ना तो नड्डा के पल्ले है वो कि बता दें। नीतीश कुमार मान लीजिए जिस तरह की उनकी मानसिक स्थिति है, वो कहते हैं कि हाँ हाँ मुख्यमंत्री तो हम ही बनेंगे और कौन बनेगा, फिर क्या रह जाती नड्डा की? इसलिए चुपचाप वहां से उनको उठा करके चलता कर दिया गया। ऐसे मुख्यमंत्री को बिहार चुन के भी क्या करेगा, जो अपने राज्य के लोगों को अपने घोषणा पत्र पर संबोधित तक नहीं कर सकता? सोचेगा, उस आदमी की मजबूरी देखिएगा। जो समाजवादी व्यक्ति होता था, जो लोहियावादी व्यक्ति होता था, आज उसकी क्या हालत कर दी है बीजेपी ने। और फिर भी उन्हीं का चेहरा उठाए घूम रहे कि इनके चेहरे पे वोट दे दो हमें। एक और बड़ी जरूरी बात है सर, वो प्रियंका गांधी ने भी उसको टच किया है, जो जंगल राज का मुद्दा मोदी और शाह वहां गर्म कर रहे थे। तेजस्वी ने आज ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री जी अपने हर भाषण में कृपया जंगल राज का जिक्र जरूर करिएगा, क्योंकि कल आरा में डबल मर्डर हो गया था। आज उसको फिर उन्होंने वापस अपना ही ट्वीट रीट्वीट किया है कि अभी जो लेटेस्ट घटना हुई है गोलीबारी की, एक और घटना हो गई बिहार में, उसको उन्होंने रीट्वीट करके कहा है प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी जरूर बताइए। और साथ में प्रियंका गांधी ने भी वो जंगल राज के मुद्दे को टच कर दिया कि किस तरीके से हत्याएं हो रही हैं बिहार में। तो ये जो पूरा मामला है, क्या वो अभी भी एनडीए के फेवर में खड़ा है जंगल राज का? नहीं, ये जो है ना अभी लास्ट मोमेंट में पिछले 3 दिन का अगर आप घटनाक्रम देखेंगे, जिस तरीके से हम वो काफिले पे हमला हो रहे हैं, कैंडिडेट पे हमले हो रहे हैं, और सरकार लुंज पुंज दिखाई देती है। सरकार बेसिकली, राम प्रकाश जी एक बात मानना पड़ेगा, देखिए नीतीश जी तो कंट्रोल में ही नहीं है सरकार के, मान के चलिए आप इस बात को। उस सरकार को कौन चला रहा है ये बीजेपी को पता है, ये मुझे आपको भी नहीं पता, ये जेडीयू को भी नहीं पता। हाँ, जेडीयू में जो प्लांट किए गए हैं लोग बीजेपी के द्वारा, उनको प्रियंका गांधी को तो पता था सर, कह गई दिल्ली से चल रही है। नहीं, वो बड़ी चीज है, वो लार्जर पर्सपेक्टिव है। जब बिहार को डे टू डे संचालन कर रहे हैं कि इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, और क्राइम ऑल ऑफ ए सडन पिछले 3 दिन में अगर 72 घंटे में आप देखेंगे तो अपने आप में चौंका देने वाला है। काफिले पर हमला, फला। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है भाई? अब तो सारी डोर इलेक्शन कमीशन के हाथ में, अगर वैसे कहा जाए तो हो क्या रहा है? ये बिहार की असली तस्वीर है। क्योंकि चुनाव है, संवेदनशील समय है, तो और सारा का सारा मीडिया सो कॉल्ड, वो दूसरे भाई तो दिखाएगी नहीं आपके पॉमेरियन, लेकिन सोशल मीडिया भी पूरा एक्टिव है अगर आप उस तरीके से देखेंगे तो। और वही कारण है कि वो खबरें पहुंच भी पा रही हैं बाहर तक, वरना तो उन खबरों को ये वहां दबा भी देते। बिहार में ये सामान्य चीजें हैं, लेकिन चुनाव के समय भी ये सब कुछ हो रहा है। तो ना केवल नीतीश कुमार, ना केवल अपने एनडीए गठबंधन, बल्कि चुनाव आयोग की भी किरकिरी कहीं ना कहीं हो रही है कि इन हालात में चुनाव कराएंगे क्या आप? क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल दिख रहा है क्या आपको? तो ये कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं और भी फिक्स होती है। इसकी अकाउंटेबिलिटी तय की जानी चाहिए चुनाव आयोग के उन पर्यवेक्षकों की भी जो वहां मौके पर मौजूद है। और वैसे भी इस समय जब जहां चुनावी राज्य है, अधिसूचना चल रही है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बड़ी है। इनफैक्ट सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की ही है। ऐसे में सरकार से सवाल कम है, चुनाव आयोग से ही ज्यादा है।
अब देखना यह है कि चुनाव आयोग की चुप्पी कब टूटती है। टूटी तो कभी नहीं, घुसपैठिए पर सवाल पूछने वाले घिस गए, लेकिन ज्ञानेश कुमार गुप्ता का मौन नहीं टूटा। तो उसी तरीके से शायद ये भी हो जाए, चिट्ठी पत्री तो चलती रहती है, आरजेडी ने चिट्ठी लिख दी, 10,000 के लिए भी लिख दी, क्या हो जाएगा, कुछ होना तो है नहीं, वैसे भी सबको पता है। बहरहाल चुनावी माहौल है, प्रियंका गांधी की एंट्री हो गई है, और भी ऐसी जनसभाएं देखने को मिलेंगी, आक्रामक भी होंगी और कनेक्ट भी करेंगी। उसका परिणाम 14 नवंबर को दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच।